बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। दुनिया की जो कुल आबादी है वो तकरीबन 7.25 अरब है, और इस आबादी का तकरीबन आधा हिस्सा औरतों पे मुश्तमिल है। और ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर पे आजकल काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। एक्साइटेड मतलब बड़ी खुश भी हैं, और एक तैयारी में हैं, क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन वो 8 मार्च को मनाया जाता है और आज 7 मार्च है। तो अभी से ही जितने भी इवेंट्स वगैरह जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। ख़वातीन को अगर देखा जाए तो जिस तरह जो मुफक्किरीन हैं, जो माहिरीन हैं, वो अलग अलग अल्फाज में इनकी तारीफ़ करते हैं। जिस तरह कभी कहा जाता है कि जो वजूद ज़न है वो कायनात में एक रंग की तरह। वाकई अगर ख़वातीन ना हों तो ये एक सब कुछ फीका और मानंद पड़ जाए। ख़वातीन की वजह से बहुत बेहद खुशियाँ, और रिश्तों में जितनी खुशियाँ जो हैं वो हमें ख़वातीन की वजह से मिलती हैं। वो माँ से ये सिलसिला शुरू होता है, फिर बहन के रिश्ते में हमें ख़ातून जो है वो एक औरत जो है वो हमें एक बेहतरीन रिश्ते के साथ हमें मिलती है, और फिर बीवी और फिर बेटी। बस ख़वातीन जो हैं उनके बग़ैर तो रिश्ते भी अधूरे ही हैं। तो ख़वातीन के लिए जो है एक दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, वो 8 मार्च होता है जैसा कि अभी मैंने बताया। और इस दिन ख़ास तौर पे औरतों के हुकूक़ के लिए और इनके शऊर के लिए, इनकी ज़िम्मेदारियों के लिए बहुत सारी इस आगाही ख़वातीन तक पहुँचाई जाती है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मौसर और ज़्यादा जो है वो बेहतर बना सकें, और वो ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से निभा सकें। तालीम के हवाले से दुनिया भर में जहाँ-जहाँ ख़वातीन मौजूद हैं और उनको तालीम मुयस्सर नहीं है, वहाँ तक जो है तालीम की सहूलियात वो पहुँचाई जा सकें, कुछ इस हवाले से ये दिन मनाया जाता है। मगर सेलिब्रेशन तो है ना कि ख़वातीन जो हैं उनका दिन मनाया जा रहा है एक। हम मर्दों के मुकाबले में तो देखें कितनी खुशकिस्मती की बात है, मर्दों का कोई दिन नहीं होता। खैर जनाब, अभी मैं आता हूँ कराची की जानिब। कराची जिसने विज़िट किया है, और उसका लाजमी सी बात है कि यहाँ एक मॉल है, एक नहीं काफ़ी सारे मॉल हैं, डॉल्मेन मॉल। तो उसका वो डॉल्मेन के नाम से यकीनन वाकिफ़ होगा। तो डॉल्मेन ग्रुप ने ये वुमेंस डे के हवाले से ख़ास जो इवेंट्स वो रखे हुए हैं, और आज हमारे साथ डॉल्मेन ग्रुप से कुछ मेहमान मौजूद भी हैं, इनसे हम जानेंगे वुमेंस डे के हवाले से डेफिनेटली, और उसके साथ साथ डॉल्मेन ग्रुप जो है वो वुमेंस डे किस तरह सेलिब्रेट कर रहा है और किस तरह इन ख़वातीन में खुशियाँ तकसीम करने का इरादा रखता है, इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद है मार्केटिंग मैनेजर हैं डॉल्मेन ग्रुप के फ़ारूक हुसैन ख़ान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे हमारे साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ भी डॉल्मेन ग्रुप से ही है, और ये ज़रा ख़वातीन की सही मानों में नुमाइंदगी भी कर सकेंगी। हमद आबिद करीम है जो कि जूनियर मैनेजर मार्केटिंग है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए फ़ारूक साहब, क्या वाकई ये बात सच है वो जो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है? बिल्कुल, इसके साथ एक और जुमला भी आजकल बहुत चलता है कि औरतें नाकाम मर्दों के साथ नहीं होती हैं। अच्छा, जहाँ जिस मर्द के साथ औरतें हो जाएं वो वैसे ही नाकाम हो जाता है? तो थोड़ा-सा लॉजिक इस तरफ भी जाती है। बहरहाल, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि ख़वातीन को शऊर पैदा करने के लिए, उनको तालीम देने के लिए, उनमें इसकी अहमियत उजागर करने के लिए वुमेंस डे होता है। उसके साथ मेरा ख़्याल है एक ये दिन में ये चीज़ भी शामिल होती है कि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। वो जिस रोल में हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे कि माँ के रोल में, एक बीवी, एक बहन, एक बेटी, या किसी भी तरीके से अगर हमारे साथ है तो उनको एक शुक्रिया भी अदा कर सकें, एक उनको बोल सकेंगे जिस तरह वो हमारे साथ शाना बशाना ज़िंदगी की हर उसमें मौजूद हैं, तो उनको थैंक्स भी करना चाहिए। हाँ। वैसे तो हर डे ही वुमेंस डे होता है,
लेकिन ये पर्टिकुलर डे पे हम उनको एक तरीके से थैंक्स ही कह रहे होते हैं। सही है। कुछ लोग जो हैं वो बड़ा एतराज़ उठा रहे होते हैं, एतराज़ कर रहे होते हैं जब औरतों के हवाले से कोई दिन मनाया जा रहा होता है या माँ का आलमी दिन होता है या कुछ ऐसा दिन होता है, तो वो बड़ी तुम्हें एक तकलीफ़ नज़र आ रही होती है। स्पेशली मैं तकलीफ़ का लफ्ज़ मैंने उन लोगों के लिए यूज़ किया जो कहते हैं कि ये एक दिन मनाने की ज़रूरत क्या है। भाई वो एक दिन भी अगर आप अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को एक कुछ तोहफे के तौर पे भी अगर कुछ चीज़ दे दें, तो मेरा ख़्याल है वो एक दिन भी काफ़ी है। पूरा पूरा साल कम से कम आपने कोई एक दिन तो फिक्स किया उस चीज़ का। वरना वैसे तो रोज़ ही होता है। ऑफ कोर्स माँ के लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि एक दिन हम निकाल दें। माँ तो हर लम्हे हर वक्त आपके साथ, मगर आपको भी कोई ना कोई एक आध दिन निकालना चाहिए कि जब आप माँ को कोई तोहफा दें, कोई उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। वैसे तो सबको पता ही है, माँ को तो पता ही होता है कि उसका बेटा उससे कितनी मोहब्बत करता है या नहीं करता। खैर जनाब, आप क्या समझती हैं, हम क्या वाकई मर्द जो है उसकी ज़िंदगी में औरत का बहुत बड़ा किरदार होता है कोई? बिल्कुल, मर्द की ज़िंदगी में औरत का एक बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि आपने जैसे अभी बताया कि औरत सिर्फ माँ होती है, सिर्फ एक औरत के किरदार में नहीं पाई जाती, वो मर्द के साथ बहुत सारे किरदार में पाई जाती है। जैसे बीवी हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई, माँ हो गई, सास हो गई, सास हो गई, हाँ। कैसे भूल साली हो गई, आप कैसे यस, भूल साली सकते हो गई। हैं। तो ये वो अहम किरदार हैं जो मर्द को एक रिनोन्ड बनाते हैं। अगर मैं कहूँगी कि औरत अगर नहीं होती है तो मैं कहूँगी कि मर्द किसी ना किसी तरीके से अधूरा, ना वो भाई कहलाएगा, ना वो शौहर कहलाएगा, ना वो बेटा कहलाएगा। तो दोनों साथ चलते हैं किरदार, लेकिन कहीं ना कहीं औरत ज़रूर मर्द को अच्छा बनाने के लिए बैक ऑफ करती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वो औरत जो है ना वो मर्द की ज़िंदगी में बदलती रहती है। जैसे सबसे पहले माँ होती है वो एक औरत, है ना, फिर बहन होती है, फिर बीवी होती है, फिर बेटी होती है। ये वो रिश्ते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाते रहते हैं, आपको आगे बढ़ने की एक फोर्स और एक एनर्जी जो है ना वो देते रहते हैं। अच्छा जी, तो डॉल्मेन मॉल जो है वो हर इवेंट के हवाले से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं और आगे आगे होता है कि किसी तरह जो वहाँ पे इनके पास आने वाले जो लोग हैं, जो डॉल्मेन मॉल में जो स्टेप रखते हैं, उनके लिए कोई ना कोई इस तरह की एक खुशखबरी हो, कोई इस तरह की सहूलत हो। तो इस दफ़ा जो है वो क्या एक्टिविटीज़ लेके आ रहा है डॉल्मेन मॉल? देखिए फ़हीम, वैसे तो आपको पता है शॉपिंग जो होती है वो औरतों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होती है, सेलिब्रेशन होती है शॉपिंग। तो ख़वातीन तो हर वक्त डॉल्मेन की आपको हर ब्रांच में नज़र आएंगी, मर्दों से कई ज़्यादा नज़र आएंगी। लेकिन डेफिनेटली जब वुमेंस डे की हम बात करते हैं तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह की सेलिब्रेशन रखते हैं कि सामने वालों को, ख़वातीन को स्पेशली इक्नॉलेज हो। इसी सिलसिले में डॉल्मेन मॉल ने 6 मार्च से लेके 10 मार्च तक एक इवेंट का इनेकाद किया है, जिसमें हम इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें डॉल्मेन की तीनों लोकेशन, चाहे वो क्लिफ्टन हो, चाहे तारिक रोड और हैदरी, सब जगह हमने औरतों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं। 8 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो कल बेसिकली हमने एक अच्छा सर, ये थोड़ा सा सरप्राइज़ रहने देते हैं। ये जो आपने बताना है इसके लिए एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वक्फे से वापस आते हैं ना तो फिर आप बताइएगा कि एक्चुअली क्या क्या औरतों के लिए यहाँ पे मौजूद है, ये सेलिब्रेशन किस अंदाज से हो रही है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं डॉल्मेन ग्रुप से। और डॉल्मेन मॉल में ख़ास तौर पे एक मेला सजा हुआ है ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, और वो सेलिब्रेशंस हैं अकॉर्डिंग टू देम। जनाब, वो क्या सेलिब्रेशंस हैं वो आप बता रहे थे और बीच में एक वक्फ़ा आ गया था। जी बिल्कुल फ़हीम, जिस तरह आपको पता है आजकल एक लॉन का सीज़न आया हुआ है, ख़वातीन कमज़ोरी है लॉन उनकी, तो उसके हवाले से भी बहुत सारी एक्टिवेशंस चल रही हैं, बहुत सारी डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं, न्यू कलेक्शन, न्यू अराइवल्स आए हैं। साथ साथ जो पर्टिकुलरली अगर हम वुमेंस डे की बात करते हैं तो 8 तारीख को बेसिकली हमने एक सेशन रखा हुआ है जिसमें हमारे पास बहुत
खुसूसी मेहमान आ रहे हैं, इटली की एम्बेसी से आ रहे हैं हमारे पास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन आ रही हैं। तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ 8 तारीख को मौजूद होंगे जो बेसिकली इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे ख़वातीन की अहमियत के बारे में। और सिर्फ 8 को यही नहीं, 9 तारीख को बेसिकली एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन है, तमाम ख़वातीन मल्टीनेशनल ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ है उनकी एक एग्जीबिशन रखी है। फ़ायज़ा सलीम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो हमारे साथ मौजूद होंगी। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ना सिर्फ क्लिफ्टन पे बल्कि अगर तारिक रोड हैदरी अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे सरप्राइज़ हैं जिस पे आप जीत के ले जा सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स अच्छा, वगैरह। खवातीन को यानी कि कुछ जीतने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल उसका बिल्कुल। क्या तरीकाकार होगा ये हम डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। हम बढ़ते हैं हम की जानब। हम ये बताइए कि खवातीन के लिए ये जो वुमेंस डे के हवाले से जो स्पेशल इवेंट्स जो चल रहा है इसमें क्या क्या वो ऐसी अट्रैक्शंस हैं जिसमें खवातीन वाकई जाना पसंद करेंगे? जैसे कि फारूक साहब ने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जाके अब वो लॉन से रिलेटेड हो, क्लोथिंग से हो या ईटरी से हो, डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं कहती हूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है ख़वातीन के लिए, जिसके लिए आप कहते हैं कि सेल्स आ जाती हैं, खाना पीना आ जाता है उस पर। अगर अगर ये वो शौक़ हैं जो ख़वातीन रखती हैं नॉर्मल लाइफ में भी, लेकिन अगर इसके अंदर हम उनको थोड़ा सा एक पर्क और ऐड कर दें कि उनको उस पर थोड़ा डिस्काउंट दे दें इस ख़ास दिन के लिए, तो वो थोड़ा सा अच्छा फ़ील करती हैं। तो आई मस्ट से कि डॉन मॉल क्लिफ्टन, डॉन मॉल तारिक रोड और डॉन मॉल हैदरी, इन तीनों स्टेशन पे हमारे पास ख़वातीन के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस रेडी हैं, जिसके अंदर मैं कहूँगी डिस्काउंट्स भी हैं, सेल्स भी हैं, आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, गेम्स है जिसके अंदर वो अपनी लक ट्राई कर सकती हैं और फिर गेम जीत के जा भी सकती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक खातून के लिए डिस्काउंट कितना उसकी अहमियत होती है, कितने मानी रखता है? अगर मैं एक अपनी बात करूं तो आई मस्ट से कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ आती है एंड आई एम सेइंग कि यार अभी थोड़ा रुक जाओ तो आई वेट कि अच्छा इस दिन डिस्काउंट आ जाएगा तो मैं उस दिन ख़रीद लूँगी। अच्छा। तो ऐसा होता है कि ख़वातीन विज़िट करती हैं स्टोर्स, और अगर हम अपने कस्टमर्स की बात करें तो ब्रांड भी इसी तरीके से अपने कस्टमर्स को बिल्कुल टैप करता है कि वो बिल्कुल विज़िट करते हैं और उनको पता है कि कौन सा कस्टमर कब जा रहा होता है, क्या कब ख़रीदेगा। तो उस हिसाब से वो सेल्स जो है ऑब्वियसली मार्केट में फ़्लो आउट हो जाती हैं, और फिर इसी तरीके से फिर ख़वातीन का जो रश होता है आपको पता है किस तरीके से जो है भर जाते हैं आउटलेट्स, और फिर ख़वातीन होती हैं और कपड़े होते हैं। हाँ, ये तो है बिल्कुल। अच्छा, तो जब ये लॉन की किसी किसी लेबल या किसी ब्रांड पे जब सेल लगती है तो वो इतना रश हो जाता है, ख़वातीन चाह रही होती हैं कि पहले मैं, हाँ, तो जब ये इतनी सारी सेल लग जाएगी इकट्ठी तो वो कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखिए फ़हीम, इसमें बेसिकली ये होता है कि खाली लॉन तो डेफिनेटली एक ड्राइविंग एलिमेंट है, मौसम है और इस मौसम के हवाले से लॉन पसंद भी किया जाता है। तो खाली लॉन ही वो अट्रैक्शन नहीं है जो ख़वातीन को बेसिकली मॉल बुलाए। हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज होता है, इसमें नई न्यू अराइवल्स भी होती हैं, डिस्काउंटेड सेल्स भी होती हैं, फूड कोर्ट में लगी हुई स्पेशल डील्स भी होती हैं, इनफैक्ट वैले पार्किंग में फ्री वैले पार्किंग फॉर वुमेंस भी होती है। तो इस तरह की अच्छा, मैंने कहा शायद उधर भी कुछ एक ऑफर है कि एक गाड़ी के साथ एक की पार्किंग फ्री। तो बिल्कुल ऐसे पहली गाड़ी भी फ्री ही है बेसिकली। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक पैकेज बनाती हैं, और स्पेशली ख़वातीन का जब आलमी दिन है तो ख़वातीन उस पैकेज को बेसिकली एंजॉय करती हैं। सही है, सही, बिल्कुल सही है जनाब, ज़बरदस्त है। अच्छा, तो इसमें इनामात जीतने के हवाले से आप कुछ बता रहे थे कि ख़वातीन के पास, मतलब जितने भी जो ख़रीदार ख़वातीन होंगी उनके पास कुछ जीतने के मौक़े भी होंगे, तो वो क्या जीत के जा सकती हैं, ज़रा इस हवाले से भी बताइए, और वो किस तरह जीत सकती हैं ये बताइए। बिल्कुल, तारिक रोड हैदरी पे हमने छोटे छोटे क्विज़ शोज़, छोटे छोटे गेम्स हमने प्लान किए हैं जो दिन भर आप मॉल विज़िट करते हैं तो दिन भर चलते रहेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब देके छोटे छोटे गेम्स में पार्टिसिपेट करके आप ब्रांडेड गिफ्ट हैम्पर्स अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल 6 तारीख से स्टार्ट होने वाली ये एक्टिविटी 10 मार्च तक चलती रहेगी, जिसमें आप रोज़ाना विज़िट करें, रोज़ाना गिफ्ट जीतिए, खाइए, इंजॉय कीजिए और बिल्कुल और वज़न बढ़ाइए। नाइस। अच्छा, नहीं तो अगर वो इतना चलेंगी तो उनका वज़न कम भी तो होगा ना, एक हाँ, एक्टिविटी से फिर दूसरी एक्टिविटी, फिर तीसरी एक्टिविटी, फिर ये गेम, फिर वो गेम। दैट्स द पॉइंट, ये मैं जानना चाह रहा था। अच्छा, ये बताइए कि ये वुमेंस डे के हवाले से ये सारा इवेंट सजाया गया, ये जो मेला सजाया गया है, तो इसमें ख़वातीन के हवाले से, ठीक है, ये शॉपिंग का एस्पेक्ट तो ये नज़र आ गया उसमें कि वो भरपूर तरीके से जो है ना लुत्फ़अंदोज़ होने वाली हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ें जो हैं वो ख़रीद के लेके जाने वाली हैं। मर्दों के जो कार्ड्स हैं उनका कबाड़ा कम होगा क्योंकि
काफ़ी डिस्काउंट पे है, सेल पे सारा कुछ, तो इससे ज़्यादा मर्द भी बहुत खुश होंगे। वैसे औरतों के हकूक़ के हवाले से या औरतों के हवाले से, इनकी खूबसूरती के हवाले से क्या क्या चीज़ें प्लान की गई हैं, वो बताइए। बिल्कुल प्लान की गई हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी डॉल्मेन कोई इवेंट सेलिब्रेट करने जाता है तो वो एक बात बिल्कुल याद रखता है कि उसके कस्टमर की वांट क्या है, उसकी नीड क्या है, वो किस तरीके के कस्टमर को टैप कर रहा है, किस तरीके का कस्टमर उसके मॉल में आ रहा है, उस हिसाब से हम इवेंट्स प्लान करते हैं। और ऑब्वियस बात है, ख़वातीन के लिए हमने ये वुमेंस डे प्लान किया है, तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं तो फिर मेकअप कौन लगाएगा, मर्द तो नहीं लगाएंगे ना। अच्छा, मेकअप, ओके फाइन। तो आई मस्ट से कि मेकअप के लिए हमने बहुत सारे जो है ब्रांड्स को ऑन बोर्ड लिया है। उन्होंने अपने एक्टिवेशन सेटअप में वहाँ पे फ्री मेकओवर्स हैं, फ्री हेयर डूज हैं। फ्री मेकअप हो रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल। ख़वातीन के, और फ्री हेयर डू। Exactly। ये अभी से काम जारी है ये? बिल्कुल जारी है। ये 6 तारीख से लेके कब तक है ऐसा? 10 तारीख तक है। 10 तारीख तक। तो लाजमी है कि जो मेकओवर्स वगैरह वहाँ पे जो नहीं, होंगे, उसके लिए शॉपिंग भी हो, जाके स्लिप अब दिखाएं वो आप। अब देखें, अब अगर वो शॉपिंग करेगी तो मतलब कुछ तो थक के वो वो थोड़ा रिफ्रेश तो करेगी ना अपने आप को। अच्छा जी, ठीक है। तो किस किस्म के इनामात दिए जा रहे हैं और कितने इनामात हैं, ये बताइए, ताकि पता चले कि अगर कोई शाम में पहुंचा तो डॉल्फिन मॉल वाले कह रहे हैं जी हमारे तो इनामात ख़त्म हो गए, आप वापस चले जाएं आप। नहीं जी, डॉल्मेन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ना आने वाले वक्तों में कभी ऐसा होगा। हर कस्टमर जो आता है, पार्टिसिपेट करता है, कुछ ना कुछ लेके जाता है जीत के। जहाँ तक बात करते हैं किस तरह के इनामात हैं, जिस तरह अगर आप डॉल्मेन की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तमाम रीनोन ब्रांड्स आपको डॉल्मेन, तारिक कोट, हैदरी और क्लिफ्टन में मौजूद होते हैं, नज़र आएंगे। तो उन्हीं के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद थे अच्छी वैल्यूज़ के। तो कस्टमर आता है तो मायूस होकर बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि अपने साथ एक वर्दी गिफ्ट लेके जाता है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में फ़ारूक हुसैन साहब ने बताया था कि ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं, फ़ायदा सलीम हैं और कौन? मैंने बताया था आपको कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो चेयरमैन है वो आ रही हैं, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन बेसिकली वो आ रही हैं। इनफैक्ट ये नहीं बल्कि 9 तारीख को हमारे पास पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम भी विज़िट कर रही है डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन पे। तो वो लोग जो क्रिकेट का शौक़ रखते हैं और ख़वातीन क्रिकेटर्स को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो भी हमें विज़िट करके बिल्कुल उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप क्या समझती हैं हम कि ऐसे जो शख्सियात जब ऐसे मौके पे पार्टिसिपेट करती हैं तो उनसे क्या लोगों के जब इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है सबसे ज़्यादा? मैं ये बोलूँगी कि जब कोई एज अ कस्टमर बात करते हैं, अगर एज अ कस्टमर कोई सेलिब्रिटी से मिलता है ना, तो कस्टमर के लिए जितने भी हम लोग बुलाते हैं ऑन बोर्ड, ऑब्वियस बात है इट्स अ सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके लिए सेलिब्रिटी के तौर पे होते हैं। तो जब भी कस्टमर उनसे मिलता है ना, तो उनका ये होता है वो एक आइडियल होते हैं उनके, और कहीं ना कहीं वो उनसे पूछते हैं अच्छा आप इस लेवल तक कैसे पहुँचे, उनकी इस तरह की क्वेरीज होती हैं, आप ऐसे कैसे पहुँचे, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड अगर खुसूसन आप वुमेंस डे के बारे में बात करें, तो जैसे कि फ़ारूक साहब ने आपको बताया कि हमने काफ़ी लोगों को ऑन बोर्ड किया है, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी मेंशन किया है कि फॉर्मर कैप्टन अलॉन्ग विद द क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम, वो विज़िट करेगी हमें। तो वहाँ पे लोग मेल जो हमारे जो क्रिकेट टीम है उनको तो बहुत रिनोन्ड केसेस में जानते हैं। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे ये लोग विजिट करेंगी तो ऑब्वियसली ख़वातीन उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। सही है, ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, और मेरा ख्याल है कि जितने भी वो कस्टमर्स जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे मौजूद, वो इस चीज़ से खुशी का भी इजहार कर रहे होते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ उसी जगह पे शॉपिंग कर रहे हैं जहाँ पे हम मौजूद हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा होता है, एक सिक्योरिटी और एक बड़ी अच्छा एहसास जो है ना वो फील करता है। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बातें करेंगे अपने मेहमानों से और इनसे जानेंगे ये इन 6, 7, 8, 9, 10 ये मार्च के इवेंट के हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉल्मेन ग्रुप से। जितने भी डॉल्मेन मॉल्स हैं वो कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे, वहाँ पे एक ख़ास इवेंट जो है ना वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो वुमेंस डे के हवाले से है और वो 2 दिन पहले से ही काम शुरू है और 2 दिन बाद तक जारी है वुमेंस डे के। हमारे साथ फ़ारूक हुसैन ख़ान साहब मौजूद हैं और हमारे साथ हमद आबिद
करीम मौजूद है, ये मार्केटिंग से इनका ताल्लुक़ है। तो इन्होंने जो जो तैयारियां की हैं वो आप दोस्तों के लिए जितने अरेंजमेंट्स किए हैं उस हवाले से हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आपने ये सारा माहौल बनाया है, तो आपने मतलब मॉल को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, तो वहाँ पे जो इनकी इस्लाह के लिए ख़वातीन की और इनको मोटिवेट करने के लिए इनके कुछ ट्रेनिंग सेशंस वग़ैरह, या जिसमें वो बड़ी खुशी से वो मौजूद रहें और वो सब कुछ सुने और वाकई अपनी ज़िंदगियों में एक बेहतर असर और रंग डाल सकें, इस हवाले से क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं आप लोगों ने? बिल्कुल फ़हीम, जिस तरह आपने बात की एक पॉजिटिव चेंज किसी खातून की लाइफ में, कि उस हवाले से कल 8 मार्च को डोमिनिक क्लिफ्टन पे हमने पावर टॉक्स का एहतमाम किया हुआ है। इसमें हमारी सोसाइटी की अच्छी और बेहतरीन ख़वातीन जो आज किसी मुकाम पे हैं एज ए इन्फ्लुएंसर हमारे साथ मौजूद होंगी, जिसमें मैंने बताया आपको कि चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर वुमेन वो हमारे साथ मौजूद होंगी, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन है हमारी क्रिकेट टीम की उरूज वो मौजूद होंगी, कौंसलेट जनरल फ्रॉम इटली ये मौजूद होंगी। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद होंगे। सिर्फ उनका मकसद मिलना जुलना, लोगों से तस्वीर खिंचवाना नहीं, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से मेहनत और जो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जिसको ड्राइव करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, वो बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों से शेयर किया जाता है, ताकि ख़वातीन जो ज़िंदगी में डेफिनेटली किसी मुकाम पे पहुंचना चाहती हैं उनके लिए एक सबक होता है, एक लेसन होता है, उससे बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने ख्वाबों को किस तरह पूरा करना है, क्या क्या डायरेक्शन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही। हम जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में फ़ारूक साहब ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया था कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो क्या हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है? बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आप ये बात नहीं कहते तो शायद नेक्स्ट पॉइंट में मैं ही बोल देती कि कि हर कामयाब औरत हो या लड़की हो, उसके पीछे उसके बाप का हाथ होता है, उसके भाई का हाथ होता है, उसके बेटे का हाथ होता है, प्लस शौहर उसके निकाल दिया, शौहर का हाथ होता है। शौहर के आ बगैर बेटा गई मैं, कहाँ से आ आएगा? तो औरत और मर्द मैं बोलूँगी साइमल्टेनियसली दोनों एक ही लेवल पे चलते हैं। जहाँ पे औरत वीक होती है मैं बोलूँगी मर्द उसको स्ट्रेंथ देता है, और जहाँ मर्द वीक होता है उसको औरत स्ट्रेंथ देती है। क्योंकि लाइफ हमेशा ऐसे ही चलती है जहाँ पे आपको हर लेवल पे कहीं ना कहीं किसी की सपोर्ट पड़ती है। औरत को मर्द की पड़ती है, मर्द को औरत की पड़ती है। ये तो है, ये ऐसे ही मैं एक साहब को सुन रहा था, तो वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे कि जो खुशियाँ जो हैं वो अकेले सेलिब्रेट नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा मेरी सालगिरह थी और मैं अकेला अपने लिए केक काट रहा था, तो मैंने जब वो क्लैपिंग की तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं ये देख के मैं रोना शुरू हो गया। तो मतलब आपको साथी चाहिए होता है, और स्पेशली जब लाइफ पार्टनर की बात आती है, किसी मर्द की अगर बात करें तो एक औरत की बात आती है लाइफ पार्टनर की, तो उसके बहुत अहम रोल होता है ज़िंदगी के हर मोड़ पे। एक खातून जो है उसकी सपोर्ट रहती है, और बल्कि एक बुक है नेक्स्ट डोर मिलियनेयर, उसमें जो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ बताई गई है वो कामयाबी की, वो लाइफ पार्टनर है, वो औरत है। तो कि आपके घर में जो अगर एक औरत जो है वो आपके साथ आपका साथ देती है, आपको सपोर्ट करती है, तो आप एक कामयाब इंसान है, आपको कोई कामयाबी से नहीं रोक सकता। एक बड़ा एक अहम पॉइंट है। तो ख़वातीन जो हैं वो उनके लिए ये एक इवेंट है, और मर्दों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि ख़वातीन सारा दिन शॉपिंग पे होंगी। नहीं, ये अब मर्दों के लिए भी तो फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। तो मर्द का भी तो एक आलमी दिन हो गया। हाँ, पूरी दुनिया में कितने कोई 20% जो है मर्द हैं वो फादर होंगे, बाकी तो अभी इस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है। बिल्कुल, वैसे टेक्निकली मेंस डे भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना। पिटीशन सबमिट करवानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर मेंस डे भी सेलिब्रेट हो। अच्छा, मेरे ख्याल में मेंस कोई डे मनाया जाता है कुछ, मगर वो मर्द से इतना ज़रूरी नहीं समझते मनाना। कुछ ऐसी चीज़ भी, क्योंकि हर दिन मर्दों का दिन होता है बेसिकली। अच्छा, कुकिंग वगैरह के हवाले से और खाने पीने के हवाले से ज़रा बताएं ना, क्या है, क्या तैयारियां क्या हैं आप लोगों के पास? अच्छा, हमने डॉलमोल तारिक रोड और कुछ हेजी में डॉलमोल एंड ऑल, अगर मैं कहूँ कुछ एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ ऐसे प्लान की हैं जिसके अंदर हमने कुछ सरप्राइज़ रखे हैं हमारे ख़वातीन कस्टमर्स के लिए, कि जहाँ पे वो कुछ सेलिब्रिटी शेफ्स वगैरह से इंटरेक्ट कर सकती हैं, मीट एंड ग्रीट कर सकती हैं। कुछ हमने इस तरीके के सरप्राइजेस भी रखे हैं, आप परेशान नहीं, हमने बहुत कुछ रखा है। अच्छा अच्छा, फूड कोर्ट, मैं तो जब भी डॉल्फिन मॉल जाता हूँ मेरे लिए फूड कोर्ट एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। ये मतलब आपको अगर कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे ना कि क्या खाना है, तो फिर मैं सीधा उधर चला जाता हूँ। ऐसे लाइन से सारा कुछ है, ऐसे नज़र जिधर रुकती है ओके चलो ठीक है यहाँ चलते हैं, वरना आपका इरादा अगर बदलता है तो आपको गाड़ी मोड़नी पड़ती है और कहीं कितने किलोमीटर दूर जाके किसी दूसरी जगह पे रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बड़ा है। तो ये जो आप डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे के हवाले से, यहाँ पे फूड कोर्ट में क्या क्या डिस्काउंट्स और कुछ इस तरह की ख़ास ऑफर्स हैं, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि एक करेज पैदा हो जाने की। बिल्कुल फ़हीम, इसमें जिस तरह आपने कहा फूड इज़ अ ड्राइविंग एलिमेंट। Yes. आप भी या कोई भी कस्टमर जब भी आता है तो डेफिनेटली उसकी पहली निगाह फूड कोर्ट में होती है, क्योंकि डॉल्मेन इज़ अ वन विंडो सोल्यूशन। तो वहाँ पे हर तरह का टेस्ट रखने वालों के लिए सब कुछ मौजूद है। तो बिल्कुल ना सिर्फ ख़वातीन के इस आलमी दिन के मौके पर आने वाला 23 मार्च का इवेंट है, इस तरह बहुत साथ हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स आ रहे होते हैं। तो स्पेशल डील्स बेसिकली डिज़ाइन करवाई जाती हैं। हमारे साथ जो पार्टिसिपेटिंग ब्रांड्स होते हैं वो ख़वातीन के लिए इस तरह की डील्स लेके आते हैं जो डिस्काउंटेड भी होती हैं और डेफिनेटली मुख्तलिफ टेस्ट में होती हैं। तो बेसिकली जितनी ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन कभी अकेले विज़िट नहीं करती, पूरी फैमिली के साथ आती हैं, दोस्त अहबाब के साथ आती हैं, फादर हस्बैंड बच्चे सब मौजूद होते हैं, बच्चों के साथ आती हैं। एग्जैक्टली। तो उनके लिए पूरा पैकेज बेसिकली हम प्लान करते हैं, ताकि अगर पूरी फैमिली आए तो खाली ये ना लगे इंटरनेशनल वुमेंस डे तो खाली वुमेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, सबको एक अच्छा लगे और सभी उस एहसास के साथ वापस जा सकें। बिल्कुल सही है। तो हम आप भी एक खातून है, तो ये बस आखिरी लम्हात है प्रोग्राम के इस हिस्से के, तो ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस दिन के हवाले से, वुमेंस डे के हवाले से? मैं ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे अपने आप को वीक ना समझें। अगर जहाँ भी वो वीक समझें, उनके साथ आप ये सोचें आपके साथ एक आपके भाई हैं, आपका बाप है, और ये इनका एक सपोर्ट है जो हमेशा आप लोग के साथ रहेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को देख के बोलूँगी कि ख़वातीन को किसी भी लेवल पे वीक नहीं होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं उसका भाई, उसका शौहर, उसका बेटा और उसका बाप वहाँ होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। हमेशा आगे बढ़ें और बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच हम साहिबा, और थैंक यू सो मच फारूक साहब। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे एक बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। उस अहम जो मौजू है इसका ताल्लुक़ हमारी ख़ूबसूरती से है, और हर शख्स, ख़्वाह वो मर्द हो या वो औरत हो, वो ख़ूबसूरत दिखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे, खूबसूरत हो, ग्लो हो और निखार हो उसमें। और इसी तरह जो है वो उनके जो बाल जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत सेहतमंद बाल हों, क्योंकि जो बाल होते हैं इंसानी शख्सियत पे बहुत बहुत एक गहरा असर डालते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके खूबसूरत बाल होते हैं। तो हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, ये एक बड़े काबिल डॉक्टर हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, जनाब डॉक्टर बरकत अली शाह साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो मौसम है, जो मौसम के एतबार से एक ब्लेस्ड सरज़मीन पे हम रहते हैं, जहाँ किसी जगह पे बड़ा ही खुश्क मौसम है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है और कहीं माइनस में टेम्परेचर है और कहीं एसी लगा हुआ है। जैसे कराची जैसे शहर में आज भी गाड़ी में एसी जो है ना वो लगा होता है, और बहुत से दफातर और घरों में भी एसी अभी भी चल रहा है। तो
अब स्किन के हवाले से कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ एक वक्त में कॉमन हो, कि हर जगह पे अलग अलग किस्म के स्किन के इश्यूज हैं। कहीं मतलब स्किन में वो एक क्या कहते हैं, कहीं ऑयली स्किन का इशू है, कहीं जो है वो बिल्कुल ड्राइनेस का इशू है, कहीं रंगत का इशू है, कहीं जो है वो पिंपल्स का इशू है। तो आपके पास जो मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो किन किन मसाइल को लेके आपके पास हाजिर होते हैं? अब ये बड़ी अच्छी बात की आपने। एक्चुअली ये है कि इस चीज़ को हम डालते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हाउ दे अफेक्ट द स्किन पे जो मौसमी असरात हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं। आप बिल्कुल सही करें कि हमारे मुल्क में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट एक सीज़न वेदर होता है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है, कहीं गर्म। तो अब ये है कि जहाँ पे ज़्यादा कोल्ड वेदर है वहाँ पे फिर एक्जिमा, सिबोरिया और इस किस्म के केसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक्जिमा और सिबोरिया ये क्या है? सिबोरिया में मकसद आप इस तरह समझ लें कि एक्स्ट्रा डेंड्रफ जैसे खुश्की या सकरी का ज़्यादा होना, वो सर पे आ जाता है। और प्लस में जो है वो एक्जिमा मकसद ऐसी चीज़ें जो कि आप समझते हैं कि जिसमें नॉन हीलिंग टाइप कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे बार बार अगर इंसल्ट हो हैंड्स की या स्किन की तो वो वहाँ पे आके अफेक्ट करती हैं और स्किन को थिक क्रस्टेड, एक जस्ट लाइक जैसे छिलके उतरना, सख्त हो जाना, एक पेनफुल, जस्ट लाइक जैसे देखते हैं जैसे जो ज़मीन हमारी बंजर क्रैक हो जाती है, इस तरह से आप डेफिनेटली देखेंगे कि हाथ और पाँव बिल्कुल एक क्रैक्ड फॉर्म में आपके पास सामने आते हैं। अच्छा। तो एक मेजरेबल सी कंडीशन होती है पेशेंट्स के लिए भी कि उसी कंडीशन के साथ वो अपने डेली लाइफ की जो रूटीन है उसको वो कोप अप करते, उसको चलाएं आगे। ये एक चीज़ आ जाती है। जहाँ पे ये हॉट एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे फिर एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से एक्नी प्रॉब्लम्स दे आर मोस्ट वल्नरेबल बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। अभी जैसे कराची का वेदर है तो हम समझते हैं कि जी 15-20 दिनों के बाद एक सर्ज जो है वो पेशेंट्स का एक्नी का हमारे पास आएगा। तो वो फिर यहाँ के हालात उस हिसाब से वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कोल्ड एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं आपसे शेयर करूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सर्दियों की धूप होती है वो बड़ी अच्छी होती है और डेफिनेटली लेनी भी चाहिए। जी हाँ। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि इस वक्त जो सर्दियों धूप वगैरह होती है उसमें जो यूवी इंडेक्स है, बेसिकली हम लोग जो साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं इसमें हमारे जो धूप है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बाकी जगहों से ज़्यादा है। अच्छा। जी, वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो आपकी स्किन पे डेफिनेटली बहुत बुरे असरात डालती है। ओके। तो एक कॉमन चीज़ जो सब सारी जो भी पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए एक बेसिक जो मैसेज है वो ये है कि आप अपने एरिया के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से सन ब्लॉक और सन स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सब लोगों को अपने एक्सपोज पार्ट्स पे करना चाहिए। ये आपको बचाएगी अर्ली एजिंग से, डिस्कलरेशन से, रिंकल से और अब मिलासमा से, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, प्रीमेच्योर एजिंग से। तो ये चीज़ें बहरहाल। अच्छा, इसका आपने सिर्फ ये आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप धूप से बचें। अच्छा, मगर आप ये तो बताइए कि जो धूप जो है ये तो विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है, तो अगर ये धूप हमारे लिए ठीक नहीं है तो फिर वो ये सोर्स धूप से कैसे हासिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, धूप तो बिल्कुल आप लें, इट्स वेरी नेसेसरी। दिस इज एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी की सिंथेसिस का। हाँ। जो कि अभी हम बहुत आजकल इसकी डेफिशिएंसी देख रहे हैं। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि धूप में जाने से पहले आप प्रॉपर एक स्ट्रेंथ का सन स्क्रीन या सन ब्लॉक लगा के जाएं, ठीक है। ताकि जो उसके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के जो अफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं और जो धूप के अफेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट कर लें। सही। अच्छा, अब ये देखें, अगर आप सन ब्लॉक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सन ब्लॉक जो है वो लाजमी लगाएं और फिर आप धूप में निकलें, और आप डेफिनेटली विटामिन डी जो है हमें चाहिए और धूप चाहिए, तो
ऐसा भी नहीं है कि धूप से छुप के बैठ जाएं, हम तो बड़े ब्लेस्ड भी हैं इस हिसाब से कि हमारे यहाँ एटलीस्ट धूप होती है। बाहर उन ममालिक में देखा जाए जहाँ पे धूप होती ही नहीं है, हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा धूप निकलती है, तो वो बड़े खुश होते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह हमारे यहाँ पे बारिश में लोग खुश होते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो वहाँ पे जितने भी वो सन ब्लॉक वगैरह मिलते हैं, हम भी वो कोशिश करते हैं कि हम ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल करें, तो उन्होंने तो अपने वेदर के हिसाब से, अपनी धूप और अपने सारे माहौल एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो चीज़ तैयार की होती है। हमारे यहाँ भी क्या वो चीज़ उसी तरह उतनी ही सूटेबल है हमें जितनी वो बाहर फ़र्ज़ करें कि यूरोपियन कोई ब्रांड है, उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए एक चीज़ बनाई है? हाँ डेफिनेटली, इसमें बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्चुअली हमारा एक सिलसिला है कि हम ब्रांडेड चीज़ उनकी तरफ जाएं। अब यहाँ पे जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, फॉर्चुनेटली वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके। और हमारी जो यहाँ पे लोकल प्रिपरेशंस हो रही है सन ब्लॉक और इनकी, वो दे आर अकॉर्डिंग टू अवर वेदर, वो हमारे मौसम के हिसाब से हैं। SPF कहा जाता है। तो वहाँ के मुल्कों में तो धूप इतनी फ्रीक्वेंटली होती भी नहीं है, होती भी है तो वो बहुत इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं होती। यहाँ हमारे यहाँ तो बल्कि आपको साहब मैं माजरत चाहता हूँ, हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से वापस आते हैं। तो फिर ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जिसको भी सन ब्लॉक यूज़ करना है उसका SPF क्या होना चाहिए और क्या चीज़ देख के उन्हें ख़रीदना चाहिए, और आपकी स्किन कैसे मैटर करती है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा जी, तफसील से जी, बताइएगा। बिल्कुल। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर बरकत अली शाह, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और स्किन और हेयर के हवाले से आज हम इनसे बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये धूप जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन डी की जितनी डेफिशिएंसी देखी जा रही है वो इस धूप का सही मानों में फ़ायदा ना उठाने की वजह से है। मगर ये धूप जो है इससे आपने अपने आप को बचाना भी है और फ़ायदा भी लेना है, और बचाने के लिए आपने कहा कि सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। definitely। अच्छा, तो सन ब्लॉक जो है वो हमारी ये बात हो रही थी कि जो बाहर के ब्रांड्स की तरफ जाते हैं वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से सन ब्लॉक तैयार किए हुए हैं। तो आपने कहा कि हमारे यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल है वो भी एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग है और बड़ा एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो SPF वो ये देख के, वो कितने SPF होना चाहिए, क्या देख के हम यहाँ पे सन ब्लॉक ख़रीदें, ज़रा इस बारे में बताइए। जैसे हमारे कराची का एनवायरनमेंट है या ओवरऑल पाकिस्तान में, तो हम समझते हैं SPF 60+ जो फार्मूलेशंस हैं दे आर सफिशेंट टू प्रोटेक्ट। अच्छा, 60+। 60+ भी होता है, 80+ भी, 100+ भी होता है, लेकिन 60+ अगर है तो वो सफिशेंट है। एक चीज़ सन ब्लॉक के इस्तेमाल में वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे नहीं है कि जस्ट आपने सन ब्लॉक अप्लाई किया और आप धूप में निकल गए, इससे उसके फिर अफेक्ट्स नहीं आएंगे। और डेफिनेटली वो जब तक अपना कोट, एक प्रोटेक्टिव कोट डेवलप करे सन ब्लॉक, तब तक जो सन एक्सपोजर या धूप अपना काम कर चुकी होती है। तो एक ये मेक श्योर हो कि धूप में जाने से पहले आप जो भी आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं कम से कम 10 to 15 मिनट्स बिफोर, 10 से 15 मिनट पहले आप वो लगाएं। उसके बाद आप बाहर जाएं सन एक्सपोजर में, ताकि उसको एक सन ब्लॉक को एक सफिशेंट टाइम मिल जाए जिसमें वो अपना एक प्रोटेक्टिव कोट जो है आपकी बॉडी पे वो डेवलप कर एक ले, शील्ड बना एक सके, शील्ड तैयार बना कर सके। हाँ। अच्छा, दूसरी कॉमन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि एनवायरनमेंट कराची में ख़ास तौर पे देखें कि हॉट और ह्यूमिड होता है, तो उसमें काफ़ी लोगों को ऑयली स्किन का प्रॉब्लम होता है। तो जब हम सन ब्लॉक वगैरह कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड करते हैं तो उनका यही होता है कि डॉक्टर साहब उससे हमें काफ़ी पसीना आना शुरू हो जाता है और इस तरह से सन ब्लॉक। तो उसका हल सिंपल ये है कि आजकल फार्मूलेशन में हम AC फार्मूला कहते हैं, सीबम कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल फार्मूला। तो सन ब्लॉक एक नॉर्मल और एक AC फार्मूलेशन के साथ दोनों अवेलेबल हैं, और जब वो आप AC फार्मूलेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर आप ऑयल स्किन वाला या एक्सेसिव ऑयल आने का सिलसिला, वो भी मसला आपका हल हो जाता है। बिल्कुल सही, ये तो आपने बड़ी आज मुफीद बात बताई है हमें। अच्छा, ये बताइए कि स्किन पे ये तो बड़ा नेचुरल है कि आपको जिस तरह पूरे जिस्म के में अगर आप कहीं ना कहीं
जिस तरह बुखार हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी भी, ये सबको ही हो जाता है, इस तरह स्किन के साथ भी कोई ना कोई इशू हमेशा हो ही जाता है कि एज के मुख्तलिफ हिस्सों में स्किन की अपनी वो डिजीज़ या कोई इश्यूज़ वगैरह होते हैं तो वो सामने आ जाते हैं। तो इनको किस तरह हैंडल करना चाहिए? जैसे ये जो सिर्फ एक्नी का जो इशू है, ये हमने देखा है कि वो हर एज में, और ख़ास तौर पे जब मेरा ख्याल है जब अर्ली एज में, टीन हाँ, एज में टीन ज़्यादा, एज में, हाँ, जी। तो ये सबको ही होता है। अब इसको डील आप अगर सही तरीके से करते हैं तो पता भी नहीं चलता, कुछ के सारी ज़िंदगी के लिए इतने मोटे निशान और गड्ढे बन जाते हैं। तो ये क्या वजह होती है? अच्छा फिर इसमें ये है सिलसिला कि हम समझते हैं कि शायद स्किन जो है मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है कि वो हमारे बॉडी का पार्ट ही नहीं है, एक अलग सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन बेसिक ये है कि जस्ट लाइक जैसे बाकी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपका ब्रेन है, लंग्स हैं, हार्ट हैं, इस तरह से स्किन भी एक ऑर्गन है और आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन है। और फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन जो है सारी जो आप एनवायरमेंटल चेंजेस, बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन, तो इनसे सबको जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, आपके स्किन है जो बैरियर है। हाँ, डायरेक्टली फेस करता है। जी, ज़ाहिर है जब वो एक्सपोज होता है एनवायरमेंट चेंज तो उस पर अफेक्ट्स आते हैं। अब स्किन डिजीज़ को हम दो हिस्सों में मोस्टली तकसीम, एक तो कि जो आपकी खुदा न खादा बॉडी में ऐसी सिस्टमिक डिजीज़ आ गई है जो कि आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है, जैसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं या और कुछ चीज़ें हैं, उसमें आपके लंग्स भी इन्वॉल्व होंगे, आपके किडनीज़ भी इन्वॉल्व होंगे, आपके हार्ट भी इन्वॉल्व होगी, साथ में स्किन भी इन्वॉल्व होगी। ओके, ठीक है। पेशेंट हमारे पास स्किन की प्रेजेंटेशन के साथ आएगा, लेकिन जब हम उसको एवेल्यूएट करेंगे तो वो एक सिस्टमिक डिजीज़ की इंटरनल कोई इशू होगा, तरफ ठीक है। चला जाएगा। हाँ, एक तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है डिजीज़ का जो कि सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से आपके स्किन पे, आपके नेल्स पे, आपके हेयर्स पे इफेक्ट्स आना शुरू हो ठीक जाते है। हैं। तो हमारे पास पेशेंट आएगा जी नेल डिसऑर्डर के साथ, लेकिन जब उसको एवेल्यूएट करते हैं तो वो इट इंडिकेट्स अ सिस्टमिक डिजीज़। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑन द बिहाफ ऑफ क्लिनिशियन एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो उस चीज़ को पिक करे, उस स्किन की प्रेजेंटेशन को पिक करे, उसके बाद पेशेंट को आगे लेके जाए और प्रॉपर डायग्नोस बना के उसको ट्रीट करे। एक तो ये उसमें भी मल्टी डिसिप्लिनरी आ जाते हैं। सेकंड जो है वो स्किन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं डिसऑर्डर, जस्ट लाइक उसको हम एज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जी टीन एज की क्या डिजीज़ हैं, मिडिल एज में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या आ जाती हैं, ओल्ड एज में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या आ जाती हैं। टीन एज में मोस्टली एक्नी और उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है थ्रू आउट वर्ल्ड। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हार्ट एनवायरनमेंट है और हमारी जो डाइट है वो भी माशाल्लाह आपको पता है कि इट्स रिच इन स्पाइस और ये सारी जी चीज़ें, हाँ, और ऑयल से भरी। ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें और ये, तो वो उसको एग्रेवेट करती हैं। हाँ, तो टीन एज में हम जो ज़्यादातर केसेस एकनी के देखते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकनी होती है। एकनी से रिलेटेड जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि टाइम शॉर्टेज वगैरह हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, वो ये है कि टीन एजेस में या जो पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं उनको हम कहते हैं कि जी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होगी और द पीरियड ऑफ मंथ चलेगी, अच्छा। जिसमें डिफरेंट मेडिकेशंस ओरल टॉपिकल सारी होंगी, लगाने की दवाइयाँ भी होंगी, खाने की भी होंगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी एकनी सबसाइड, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जी एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ बेहतर हो जाए और सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएं, ऐसा नहीं है। एकनी की ट्रीटमेंट एक सब्र वाला काम है। इसमें फ्लैशेज आपको बेसिकली इशू होता है हार्मोनल, जो चाइल्डहुड से टीनेज की तरफ हार्मोन से लेके जाते हैं बच्चों को, उनके सर्च की वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मोस्टली जो टीनेज में हम ज़्यादातर यही केसेस देखते हैं सही। एकनी से लेकर। अच्छा, डॉक्टर बरकत अली शाह साहब, अभी हमें फिर से एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं तो आप हमें ये बताएंगे कि ये जो एज के मतलब डिफरेंट पीरियड्स में ये जो सारे इश्यूज हमें होते हैं स्किन के हवाले से, इनको ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए, और ये जितने भी कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से और डर्मेटोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान एक काफ़ी तरक्की की और जदीद चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका किस तरह जितने भी पेशेंट्स हैं उनको वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम स्किन और हेयर के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बरकत अली शाह जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हम स्किन के हवाले से वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि स्किन पे कौन कौन से असरात आते हैं उम्र के साथ साथ। तो इन्होंने बताया कि जो टीन एज में जो एक्नी का जो इशू होता है ये तकरीबन सबको होता है और उसको कैसे डील करना चाहिए। और अब हम आते हैं मिडिल एज के हवाले से। जी मिडिल एज में जो ज़्यादातर हमें कैसे देखने को मिलते हैं वो मेलास्मा, जैसे छाइयाँ कहते हैं, फेस पे वो ज़्यादा होती हैं, और रिंकल्स, एक एजिंग प्रोसेस जस्ट लाइक जैसे वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, आपके स्ट्रेस ऑफ लाइफ पे, आपके एक्सटर्नल एक्सपोयर पे, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ज़ाहिर मिडिल एज में बंदा एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है तो उसको वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं, तो वो डिपेंड करता है उन पे। फिर इसमें यह है कि कुछ लोगों में अर्ली एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, कुछ में लेट होता है। फीमेल्स ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है। तो मिडिल एज में जितनी भी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, लेज़र्स हैं या बाकी चीज़ें, तो हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, ऐसे लेज़र्स वगैरह यूज़ किए जाएं जो कि आपके स्किन के जो सेल्स डॉर्मेंट हो चुके हैं, जिनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो गई है, स्टॉप हो गई, उसको रीएक्टिवेट किया जाए। हमारी कोशिश यही होती है। लोगों का जो होता है जी, हमें फिलर्स लगा दें, हमें बोटॉक्स लगा दें, हमें इस तरह से, तो हम अपने बिहाफ पे कोशिश करते हैं उसको डिस्करेज किया जाए, और हम उनको ऐसी मॉडलिटीज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ लेके जाते हैं जो कि उनके अपने स्किन को रीएक्टिवेट करे सेल्स को, और वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से गेन कर लें। सही। तो ये क्लियर एक मैसेज है कि कोशिश करके इंसिस्ट ना करें आप, ख़ास तौर पे मिडिल एज में, कि आप जी फिलर्स हैं या बोटॉक्स हैं या थ्रेड लिफ्ट्स हैं, या ये थोड़ी सी आफ्टर 50, 55, 60 के करीब जाके फिर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। बिल्कुल सही। सर, एक कॉलर हमारे साथ है, जी, शामिल जी। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। मेरे पास यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, देखिएगा प्लीज़। हेलो हेलो। ओके, मेरा ख्याल है कि हमें लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी, कुछ लाइन में इश्यूज़ हैं। आप ट्राई कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर जो है वो चल रहा है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ये इश्यूज़ हैं, और आपने ये भी क्लियर किया कि जितने भी स्किन के जो इश्यूज़ होते हैं इनको फ़ौरन जो है वो इनसे छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ओवर द मंथ्स ये सारा ट्रीटमेंट जा सकता है अगर आपको इसका मुस्तकिल इलाज चाहिए और बेहतर इसका हल चाहिए तो। अच्छा, पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि जो कॉस्मेटोलॉजी है और यह डर्मेटोलॉजी है, इसने बाकी सारे शोबों की तरह बल्कि उससे ज़्यादा तरक्की की है, और हर किस्म का जदीद तरीन इलाज जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और आप ये बताइए कि इस सेक्टर में हमारे पास वाकई सही मानों में जो है वो लोग किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से, और क्या क्या इलाज जो है वो अब इस तरक्की के बायस जल्दी हो सकते हैं, वक्त से पहले हम जो है ना वो इसका इलाज कर सकते हैं? हाँ जी, फैसला बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इशू ये है कि जो चीज़ नेचुरल वे में करनी है हमें, जस्ट लाइक मैंने बताया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके अपने सेल्स को एक्टिवेट करें, तो दिस इज़ टाइम कंज्यूम, इसमें वक्त लगता है। तो मेरी गुजारिश यही है नाज़रीन से कि कभी भी इसमें जल्दी वाला फैक्टर ना लाएं। ठीक है। उसमें अगर आप जाएंगे तो आप अपने क्लिनिशियंस पे या जो आपके डॉक्टर उन पे आप प्रेशर बिल्ड करेंगे, वो फिर एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए एब्रप्ट या जल्दी असर करने वाली हो वो आपको इंजेक्ट कर दी जाएंगी। वो फिर आप एक दफ़ा उस साइकिल में आ गए तो वो फिर साइकिल चलती रहेगी। अच्छा, ज़ाहिर तो है, वो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होता है। डेफिनेटली। अच्छा। जब आपको एक आर्टिफिशियल चीज़, फर्स्ट करें हम फिलर्स की बात करें, अब आपको एक चीज़ आर्टिफिशियल चीज़ की इंजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है और आपने फोर्सफुली वो करवा लिया, तो इसका मतलब है कि आपने अपने सेल्स की जो एक्टिवेशन है उनको आपने स्टॉप कर दिया। आप मेरा ख्याल है पहले डॉक्टर हैं जो इस तरह इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, अब तो सैलून्स वगैरह में भी जो है ना वो कहते हैं कि हम फिलर्स भी कर रहे हैं, पीआरपी भी कर रहे हैं, सारा कुछ ये तो इतना कॉमन कर दिया हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, यही चीज़ है,
जो कि हम कहते हैं कि जी सेफ़ और अनसेफ टेक्नोलॉजी एक टेक्निक्स। हाँ। मकसद के एक वही ट्रीटमेंट है जब आपके पास स्किल्ड या क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं तो वो सेफ़ हो जाती है, और जब वही ट्रीटमेंट वही चीज़ अनसेफ हैंड्स में जाती है तो डेफिनेटली वो अपने जो आफ्टरवर्ड्स अफेक्ट्स हैं, बैड अफेक्ट्स, वो डेफिनेटली छोड़ेगी। तो ये कैसे फैसला कैसे किया जाए, इंतखाब कैसा होना चाहिए जगह का और अच्छे डॉक्टर का? एक आम आदमी को क्या क्या पता कि ये कैसे डॉक्टर हैं? वो तो या तो इश्तिहार में देखेगा या टीवी पे देखेगा, या मतलब किसी को पम्फलेट मिल गया जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद थी, ये इन चीज़ों का इलाज किया जाता है, या फलाने डॉक्टर ने कहा ओके मुझे ये मसला पहुँच गया। जी है ना। अच्छा, बाकी जगहों का तो अब एक अलग से इशू है, लेकिन मैं अपने सेटअप की आपको बात बताऊं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वेल स्किल्ड और क्वालिफाइड 6-7 डॉक्टर्स की पूरी टीम है। तो अब जब भी कोई केस मैं किसी ट्रीटमेंट के लिए देता हूं तो एक पर्टिकुलर डॉक्टर को देके हम छोड़ देते हैं, वो उसको आगे लेके चलती हैं और डिफरेंट टाइम पे हम रिव्यू करते रहते हैं। अगर लेज़र करना है किसी का तो कभी भी मैं अपने किसी भी स्टाफ को परमिशन नहीं दूंगा, बल्कि उनको परमिशन है ही नहीं हमारे सेंटर में कि वो मशीन को ऑपरेट करें। अच्छा, यानी कि वो खुद करते हैं जितने भी जी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं? जी, वो डॉक्टर्स को ही परमिशन है कि वो मशीन ऑपरेट करें, क्योंकि यही लेज़र टेक्नोलॉजी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट मशीन्स यूज़ होती हैं डिफरेंट अफेक्ट्स के लिए। हाँ सर, माजरत फिर से वो एक वक्फे का वक्त फिर जी, से जी, आन पहुंचा, बिल्कुल। और ये बड़े अहम बात आप बता रहे थे कि डॉक्टर्स खुद करते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे ये शिकायत हमने देखी है कि जो टेक्नीशियंस और जो असिस्ट करने वाले जो हजरात होते हैं उनसे काम करवाया जा रहा होता है और सिर्फ डॉक्टर एक नज़र देख के चले जाते हैं। ये इस बारे में तो डिटेल से बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। डॉक्टर बरकत अली शाह हमारे साथ हैं जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। स्किन और हेयर के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी स्किन पे ही बात हो रही थी। अच्छा, तो स्किन के बारे में आपने कहा कि इसमें जो मुआलिज है उसको वक्त देना चाहिए ताकि वो आके मतलब प्रॉपर तरीके से उसका ख़ात्मा कर सके। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है इसका किस तरह बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है? और बल्कि उससे पहले जो हमारी बात अधूरी भी रह गई थी कि जो डॉक्टर्स जो हैं, आपने कहा कि आपके इदारे में जो डॉक्टर्स हैं वो खुद ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और स्टाफ में से किसी को भी इजाज़त नहीं इस चीज़ की कि वो किसी मशीन को ऑपरेट कर सके, डॉक्टर खुद ही सारा काम करते हैं। ज़रा इस बारे में भी जी बताइए। जी बिल्कुल, ये मतलब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन है ना, मशीन के अपने पैरामीटर्स हैं। उसकी वेवलेंथ सेट करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, उसके जाउल सेट करने हैं। ये एक डॉक्टर जो है, जो करने वाला स्किल्ड, वो बेहतर तरीके से हर सेशन पे पेशेंट को वो अपने हिसाब से इंडिविजुअली करेगा। अगर फर्स्ट करें मैंने एक पेशेंट दे के अपने किसी सबऑर्डिनेट को दे दिया जो कि डॉक्टर नहीं है, वो उन्हीं पैरामीटर्स को चलाती रहेगी जो उसको बताया गया है। हाँ, उसके अफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, वो टोटली अनअवेयर है इससे। उसको अपना काम करना है, जो आपने बताया वो किया, पेशेंट को फारिग किया, डेट्स ऑल। हमारा ये सिलसिला ये है कि हम पेशेंट को, जब पेशेंट आता है तो उसको प्रॉपर्ली इवेल्यूएट करते हैं। 2-3 डॉक्टर उसके लिए एक ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं, उसको ब्रीफ करते हैं रिगार्डिंग टाइम, रिगार्डिंग अमाउंट, सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो किसी जो डॉक्टर उस सब स्पेशलिटी में भी स्पेशलिस्ट होंगी, उसके फर्स्ट करने के डॉक्टर वो लेज़र में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, कोई पीआरपी में ज़्यादा एक्सपर्ट है, दूसरी इंट्रालीनियल में ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो हम उसके हवाले कर देंगे जी आपके पेशेंट हवाले है। वो उसको लेके आगे चलेगी और टाइम बाय टाइम हम उसको रिव्यू करते रहेंगे जब तक कि वो हमें जो डिज़ायर्ड अफेक्ट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट भी है, वो आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है कि जो करने वाला हो लेज़र या बाकी चीज़ों से हैंडल, वो भी स्किल्ड हो, वो भी क्वालिफाइड हो,
ताकि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन भी हो और कोई भी वांटेड अनवांटेड इफेक्ट्स आता है तो उसी वक्त ही उसको कोप किया जा सके। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं जो दूसरा हिस्सा था मेरे सवाल का कि जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उसमें वो क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे हील हो रही हैं। डेफिनेटली वो तफसील से तो हम नहीं बयान कर पाएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उसका रखेंगे, मगर वो बेसिक जो चीज़ें हैं एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा किस हद तक उठाया जा रहा है कस्मेटोलॉजी में, वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ जो एक पहले तो मैं ये चीज़ करेक्ट करूँ कि लेज़र एक वर्ड है जो कि आप हर जगह पे सुनते हैं कि जी गॉल ब्लैडर से स्टोन रिमूव किया गया, कहते थे वो भी लेज़र के थ्रू किया गया, लेज़र ये करवा फलाना, वो लीजिए, लेज़र लेज़र से करवा। करवा रही है। हाँ, तो बेसिकली ये चीज़ें लेज़र नहीं हैं, दे आर मैकेनिकल प्रोसीजर्स। ओके। लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए हम कहेंगे कि जी लेज़र। अच्छा, अगर हम काटरी भी करते हैं, वो एक टेक्निक है इलेक्ट्रिक बर्न के साथ वाट्स वगैरह और जो जी स्किन जी जी टेप। जी जी। तो अब हम जो ऐसा बंदा है जो उसको पता नहीं है काटरी क्या है, तो हम कॉमन वर्ड में लोग ये कहेंगे जी लेज़र। ये कटरी वो जैसे वो मसे वगैरह वो जो है जी वो रिमूव करते डेफिनेटली, हैं, ठीक है, वो या इलेक्ट्रिक बर्न। माइक्रोड्रम एब्रेशन है या हाइड्रापील सिस्टम्स हैं जैसे हमारे हाँ पास। हाँ हाँ हाँ, तो वो एक मिसकंसेप्ट है, हमारे माइंड में एक वर्ड जो है कॉमन सा आ गया है कि जी लेज़र करना। समझाने के लिए। अच्छा, काफ़ी लोग उससे फ्राइटन भी होते हैं, डरे हुए भी होते हैं कि जी लेज़र। पहले जब हम नाम लेते हैं प्रॉपर करके किसी लेज़र करना भी तो कहते हैं जी लेज़र क्यों, लेज़र नहीं कराएंगे हम, उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे तो कैंसर हो जाता है ये। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि लेज़र एक टेक्नोलॉजी है, एक मखसूस किस्म की शुआएँ हैं जो कि एक मखसूस ताकत के साथ जो आपका यूनिट है, जो आपकी मशीन है, वो उसको जनरेट करती है, उसको फोकस करती है और उसको एक जगह पे जाके वो अप्लाई करती है। ठीक है, एक तो आपने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी में लेज़र टेक्नोलॉजी है जिससे काम अभी हम करते हैं। पहले तो उस पर बात करें ना, तो लेज़र बजाते खुद कोई हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ना उसे कैंसर होता है। हम्म, ठीक है, जो स्किन के लेज़र्स हैं दे आर क्वाइट सेफ, बहुत वो मकसद के सेफ साइड पे हैं। स्किन के जो लेयर्स हैं थ्री, वहाँ तक ही उनकी एक्सेस होती है और वो करने वाले पे है या पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मशीन में एडजस्टमेंट की जाती है। बिल्कुल सही। सर लेज़र के बारे में बताया, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा बाकी भी जो पॉइंटर्स हैं वो बता दें ताकि हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर सकें। जी, अब अगले आपने कहा लेज़र है, लेज़र टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा और क्या है इस सारे लेज़र सेक्टर में? टेक्नोलॉजीज़ में डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। लेज़र आप हेयरस्टूज़म जो एक्सेसिव हेयर्स हैं फेस के, बॉडी के, इनको रिमूव करने के लिए भी करते हैं। स्किन रिजुविनेशन, एंटी एजिंग के तौर पे भी आप लेज़र करते हैं। और इसके अलावा जो मिलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन है, अभी हमारे पास जैसे एनडी क्यूसिज, एंटी जेग लेज़र तक हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास डायोड लेज़र तक अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट मॉडलिटी। ठीक है, ये जो पीआरपी, फिलिंग और ये बोटॉक्स और ये पीलिंग के भी बहुत सारे, ये भी जदीद टेक्नोलॉजी में आता है सारा? हाँ, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी में हैं। पीआरपी से रिगार्डिंग जहाँ तक आपका सवाल है, तो एक तो ट्रेडिशनल पीआरपी, अब पीआरपी का भी लोगों को माइंड में नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है, एक नाम सुना हुआ है। तो पीआरपी में भी सिंपल दो लफ्ज़ों में हम बात करें तो उसमें हम आपके ब्लड से ही आपके एक्टिवेटर सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो अगले प्रोग्राम में हम इसको ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे और उसी को ही हम आपकी बॉडी में बूस्टर के साथ एक लेटेस्ट मेजो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास अवेलेबल उसके साथ इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पीआरपी और ये लेज़र एंटी वगैरह जो है, एजिंग ये के बालों तौर के लिए पे भी इफेक्टिव हैं? जी, आप हेयर्स रेस्टोरेशन, हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल को कंट्रोल करना, पीआरपी इज एक्सीलेंट। फेस पे एंटी एजिंग चाहिए, वाइटनिंग चाहिए, जो मिलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है उसके लिए है। तो वो जैसे जैसे बूस्टर्स चेंज होते रहते हैं तो उस हिसाब से पीआरपी के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। पीआरपी ने तो मेरा ख्याल है एक पूरी समत ही बदल के रख दी है। हर चीज़ का इलाज जो है वो पीआरपी में लोग जो है वो देख रहे जी हैं। जी जी, पीआरपी सिर्फ स्किन में नहीं बल्कि और भी स्पेशलिटीज़ में की जाती है। स्किन में सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करें आपकी बॉडी से वो उस लेवल पे, उस क्वालिटी पे है कि वो अपने इफेक्ट दिखाएगी। बिल्कुल ये एक सही। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती सही है। है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो थर्सडे को होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस उसमें हवाले से। इंशाल्लाह ताला हम सारी चीज़ों को जो लेटेस्ट मॉडलिटीज़ हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही। और फिर उस प्रोग्राम में हम दोस्तों की कॉल्स वगैरह भी लेंगे। सर आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमने बड़ी मुफीद मालूमात आपसे हासिल की। दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।